तो आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के बारे में। ये वीडियो स्पेशली BA सेकंड सेम वालों के लिए है, पर लेकिन अब यदि आपके सिलेबस में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं, सोनेट्स, एलिजी ये सब हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री क्या होती हैं। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होते हैं मतलब पोइट्री के प्रकार, पोइट्री के कितने प्रकार होते हैं। इसमें हमारे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में 8 प्रकार हैं। फर्स्ट सोनेट, सेकेंड एलिजी, थर्ड ओड, फोर्थ एपिक, फिफ्थ बैलड, सिक्स्थ लिरिक, सेवंथ ड्रामेटिक मोनोलॉग, 8 एलिजी। ये 8 प्रकार हैं जो आज आपको पढ़ने हैं, और ये 8 प्रकार मैं आज आपको इस वीडियो में ही करा दूंगी। ये फर्स्ट यूनिट है BA सेकंड सेम वालों के लिए, और ये पूरी यूनिट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको दूसरी वीडियो पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम शुरुआत करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है। फर्स्ट सोनेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। सेकंड एलिजी, और ये जो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, ये जो फर्स्ट यूनिट ये जो है, ये सिर्फ इसमें से क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे इस यूनिट में से। तो मैं सिर्फ आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए ये यूनिट कराऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं। फ़ायदा ही नहीं है कोई करने से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आने वाले नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएंगे इसमें से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सोनेट से। सोनेट क्या है पहले मैं बता दूं। सोनेट एक शॉर्ट पोएम होती है, ये 14 लाइन की होती है। ये शॉर्ट पोएम होती है जो 14 लाइन की होती है। ये म्यूजिकल होती है जिसे हम गा सकते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अ सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पहले बता देते मैंने आपको। द टर्म सोनेट कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन अ लिटिल साउंड। सोनेट वर्ड सोनेटो से आया है जिसका मीनिंग लिटिल साउंड होता है। पैट्रार्क एंड दांते वर द पोइनर ऑफ दिस वेरी फॉर्म ऑफ पोइट्री। पैट्रार्क और दांते इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को लाए थे, मतलब सबसे पहले सोनेट को पैट्रार्क और दांते से ही शुरुआत हुई थी सोनेट की। और अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सोनेट्स के 2 टाइप होते हैं। पैट्रार्क सोनेट जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियर सोनेट, और द इंग्लिश सोनेट जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। ये 2 हैं, 2 टाइप्स है। 2 टाइप्स यानी मतलब वे 2 लोग हैं जिन्होंने सोनेट्स के बारे में बताया है, सोनेट्स के बारे में जानकारी दी है। ये दोनों ही है। और जो पैट्रार्क एंड दांते सोनेट, ये दोनों ही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सोनेट्स को जन्म दिया है, सोनेट्स की शुरुआत की है, जिसे हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड शेक्सपियर सोनेट है जिसे हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देख लेते हैं पैट्रार्क सोनेट के बारे में। सबसे पहले पैट्रार्क हु इन्वाइटेड द सोनेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पैट्रार्क जिन्होंने सोनेट्स को इन्वाइट किया है वे 2 पार्ट में डिवाइड हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्टेव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोनेट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन। ये इसमें 8 लाइन होती हैं। द राइमिंग स्कीम, इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है AB BA AB BA। इन दिस पार्ट अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज पुट। इस पार्ट में जो भी हमारे कोई क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होती है, वे रखी जाती हैं। एंड सेकंड पार्ट होता है सेस्टेट। सेस्टेट पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द सेस्टेट सोनेट, मतलब सेकंड पार्ट जो सोनेट का होता है वो होता है सेस्टेट, कंसिस्ट ऑफ 6 लाइन विद द राइमिंग स्कीम CD। सेस्टेट आंसर द क्वेश्चन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम पुट इन ऑक्टेव। यानी सेस्टेट आंसर देता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन देता है जो ऑक्टेव में रखी गई है। फर्स्ट ऑक्टेव में कोई प्रॉब्लम रखी जाती है, एंड सेकंड सेस्टेट में उस प्रॉब्लम का आपको जवाब दिया जाता है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हमारा सेकंड पार्ट है शेक्सपियर सोनेट। फर्स्ट मैं इसे रफ कर देती हूँ। सेकंड पार्ट है हमारा शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट इट हैज 3 कंटेंट्स and 1 couplet. The rhyme scheme of this sonnets is AB AB CD CD EF EF GG. शेक्सपियर कंपोज्ड 154 सोनेट। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। इन द टोटल उन्होंने 154 लिखे हैं, एंड उसमें से 128 सोनेट हैड बीन एड्रेस टू WH उनके फ्रेंड का नाम है, उनको लिखे थे, मतलब उनको एड्रेस किया गया है 128 यानी 128 सोनेट्स में। हु इज डेफिनेट एज हिज फ्रेंड, जो उनके आइडेंटिफाइड मतलब जो उनके फ्रेंड को एड्रेस की गई है। एंड द 26 सोनेट्स हैव बीन एड्रेस टू डार्क लेडी होम द पोइट लव। और जो 26 सोनेट्स हैं वे एड्रेस टू डार्क लेडी को हैं जिनसे पोइट लव करते थे। ये है हमारे शेक्सपियर सोनेट के बारे में। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट्स। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट्स। इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 40 लाइन। ये बहुत ही शॉर्ट पोएम होती है, 14 लाइन की होती है। इसमें ये रूल मेन है कि ये 14 लाइन की होती है। 14 से 15 लाइन होनी ही नहीं है, ये 14 ही लाइन की होती है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है सोनेट की।
इट इज रिटन आयम्बिक पेंटामीटर, इट इज हाईली पर्सनल, ये पर्सनल होती है। इट इज फॉर्म ऑफ लॉन्ग सॉन्ग, इट इज म्यूजिकल, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं सोनेट्स की। और यहाँ पे ये सोनेट्स खत्म होता है। आप इतना ही सोनेट्स के बारे में करिए, इट इज sufficient for you, and the second is elegy. Now we are talking about what is elegy. एलिजी क्या होती है? एलिजी एक सैड सॉन्ग होता है। पोइट तब लिखता है एलिजी को जब पोइट दुखी होता है, स्पेशली जब उसके किसी पर्सनल की डेथ हो जाती है, तब वो एलिजी लिखता है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द वर्ड एलिजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलेजिया, ग्रीक वर्ड एलेजिया से लिया गया है, विच मीन लेमेंट, लेमेंट में से होता है दुख प्रकट करना। लेमेंट आपका एक चैप्टर भी था फर्स्ट सेम में, आपको उससे पता होगा लेमेंट क्या होता है। लेमेंट दुख होता है। और टू बी सोरोफुल, एलिजी इज सैड सॉन्ग, एलिजी क्या होता है? सैड सॉन्ग होता है। स्पेशली काइंड ऑफ लिरिक होती है उसमें से। एलिजी इज अ पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ सोरो, स्पेशली फॉर द डेथ। एलिजी क्या होता है? सॉन्ग ऑफ सोरो होता है, और स्पेशली फॉर डेथ मतलब जब किसी की मृत्यु हो जाती है, और स्पेशली तभी लिखा जाता है। इट्स offers a poet to express his sorrow or the death of his dear and the near, मतलब यह पोइट को ऑफर करता है एक्सप्रेस अपने दुख को, सोरो को प्रकट करने के लिए, ऑन द डेथ जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ऑफ हिज डियर उसकी किसी प्रिय और जो उसके निकट होता है। जर्नली ऐसे इज रिगार्डेड एज अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट। जनरली ऐसे नहीं है, एलिजी है, गलत टाइप हो गया यहाँ पे। आप इसकी जगह एलिजी लिख लेना, ELEGY, आप इसकी जगह एलिजी लिखना, ऐसे नहीं है। जनरली एलिजी इज रिगार्डेड एज सॉन्ग ऑफ लेमेंट, एलिजी रिगार्डेड जानी जाती है एज सॉन्ग ऑफ लेमेंट। द एलिजी इज एन एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस, एलिजी एक्सप्रेशंस होती है इमोशंस की, सोरो की, सैडनेस की और डिसअपीयर की, है ना। ये तो होगी हमारी व्हाट इज एलिजी। अब हम देखेंगे टाइप्स, एलिजी की टाइप्स। There are 2 types of elegy, personal elegy and impersonal elegy. In a personal elegy, the poet lament the death of some close friend, relative and individual. Personal elegy में poet दुख प्रकट करता है death पे, जब उसको कोई निकट close friend या relative या कोई individual की death हो जाती है, तो उस पर वो lament sorrow प्रकट करता है। And the impersonal elegy is which the poet is sad on the misfortune of mankind. मतलब इम्पर्सनल एलिजी तब होती है जब वो कोई पोइट किसी मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य पे, मैनकाइंड की दुर्भाग्य पे जब वो लिखी जाती है, तो हम उसे इम्पर्सनल एलिजी कहते हैं। मतलब वो पर्सनल नहीं होती, वो दूसरों के बारे में, मैनकाइंड और के बारे में होती है। बट पर्सनल एलिजी उसके खुद के क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव्स जब कोई मर जाते हैं, तो उस पर लिखी जाती है दुख प्रकट करने के लिए। उसमें मतलब वो अपना दुख प्रकट करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिजी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजी? एन एलिजी इज अ काइंड ऑफ अ लिरिक होता है। A poem written in a serious reflection, इसमें serious reflection होता है, वो seriously प्रकट करता है जो कि उसके होते हैं मन में भाव। Especially written on someone किसी की जब मृत्यु हो जाती है तभी ये लिखी जाती है। Poet doesn't follow meter, rhyme and structure, इसे poet कोई भी rhyme, meter, structure को कोई follow नहीं करता, बस वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। Poet tell about his emotions, not a story, वो अपने इमोशंस बताते हैं कि उसके फीलिंग में क्या है, वो क्या फील कर रहा है किसी के जाने के बाद। इसमें ये बताता है, स्टोरी नहीं बताता। ज्यादा ने लिखी है फर्स्ट पर्सन, स्पेशली ये फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। योर कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट सम फेमस एलिजी। व्हाट इज सम फेमस एलिजी? टेनिसन की ब्रेक, टेनिसन की ब्रेक देगी, मतलब तब लिखी थी जब उनके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड, जब उनके क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी, तब उस पर उन्होंने अपनी एलिजी लिखी थी, ब्रेक। इसे आप चाहे तो पर्सनल एलिजी में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल एलिजी है, क्योंकि उनके क्लोज फ्रेंड जब मृत्यु हो गई थी, तो वो दुख प्रकट करने के लिए उन्होंने ब्रीफ एलिजी लिखी थी। एंड द सेकंड इज बोल्ड व्हाइट मैन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये एलिजी है। देयर आर 2 एग्जांपल ऑफ एलिजी। चलिए तो अब हम जानते हैं ओड क्या होता है। The ode is a form of poetry. The word ode comes from the Greek word odeon. The word ode है वो ग्रीक वर्ड ओडियन से आया है, मीनिंग सॉन्ग, जिसका मतलब होता है सॉन्ग, विच इज संग इन पब्लिक, जो पब्लिक में गाया जा सकता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेजिंग एन इवेंट, पर्सन, थिंग एंड नेचुरल सीन। इट इज़ अ पोएम ऑफ प्रेजिंग, ये पोएम होती है मतलब प्रशंसा की, किसी मतलब प्रशंसा कर सके वो किसी इवेंट, पर्सन, थिंग्स एंड नेचुरल सीन्स की। इट इज़ अ सीरियस इन इट्स ओन, ये सीरियस होती है। एंड सब्जेक्ट में तो
इट इज़ लॉन्गर देन द लिरिक, ये लिरिक से लॉन्गर होती है। ओड इज़ अ काइंड ऑफ लिरिक बट मोर लेंथी, काइंड ये लिरिक का ही प्रकार है बट मोर लेंथी, बहुत ही लंबी होती है। तो बस ओड के बारे में ये इतना ही है, ओड इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतना ही बहुत है, शॉर्ट, इसे आप वेरी शॉर्ट में तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको फिर भी कुछ देखना है तो यू कैन गो फॉर इट, बट इतने काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं, वेरी शॉर्ट से ज़्यादा आएगी भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। तब हम देखेंगे एपिक। व्हाट इज एपिक? द टर्म एपिक कम फ्रॉम द ग्रीक रूट इपोज विच मीन अ वर्ड, जिसका मतलब होता है शब्द। दिस टर्म इज अप्लाइड टू अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट रिलेट्स हीरोइक इवेंट इन एन एलिवेटेड स्टाइल। द एपिक इज अ सुप्रीम फॉर्म ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ पोइट्री। एपिक सुप्रीम फॉर्म होती है, मतलब सबसे बड़े होते हैं ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ पोइट्री। एंड एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक ये लंबी नैरेटिव पोएम होती हैं। द एपिक इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट सबलाइम फॉर्म ऑफ पोइट्री। द स्टाइल ऑफ एपिक इज हाई और सुपीरियर। एपिक मतलब पोइट्री, तो वो पोइट्री है पर लेकिन बहुत ही लंबी होती है। एपिक का तो आप एग्जांपल देख सकते हो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में रामायण, इट इज़ एपिक, ये एपिक ही तो है, बहुत ही लंबी होती है लेकिन पोइट्री की होती है। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री मतलब प्रकार ही है, तो ये भी एक पोइट्री का प्रकार है। तो बस ये करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। द सेटिंग ऑफ एन एपिक इज लार्ज, द थीम ऑफ ईच एपिक इज सब्लाइम, सुपरनैचुरल इज अ मस्ट हैव फीचर्स ऑफ एवरी एपिक, इट इज रिटन इन वेरी स्पेशल स्टाइल, इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल, मोरालिटी इज अ की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। मतलब नैतिकता तो होनी देते, मतलब नैतिक शिक्षा देना ही इसकी की करेक्टरिस्टिक्स है एपिक की, मतलब उसे सिखाना, जीवन के पहलू को सिखाना, कैसे लाइफ जीनी होती है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एपिक। Here are famous example of epic. The Iliad by Homer. ये Iliad by Homer ये ग्रीक एपिक है और ये आपको फोर्थ सेम में फिफ्थ सेम में मिलेगी आपको पढ़ने को, फिफ्थ सेम में, ये फिफ्थ सेम में है एपिक इलियड की। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है इस एपिक में। And the Divine Comedy by Dante, Third Paradise Lost by John Milton, Fourth The Inferno by Dante। ये कुछ फेमस एग्जाम्पल थे एपिक के। तो हम पढ़ते हैं बैलेड। व्हाट इज द बैलेड? द बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी है ये पूरा, जगह बच गई, स्टोरी लिख लेना आप, इसे देख लेना, गलत टाइप हो गया है। द बैलेड इज अ स्टोरी इन फॉर्म ऑफ सॉन्ग। द टर्म बैलेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैलेर विच मीन टू डांस। बैलेड वर्ड बैलेर से लिया गया है जिसका मतलब होता है डांस। बैलेड इज अ पोएम विद अ म्यूजिकल क्वालिटी। बैलेड क्या है? पोएम है जिसकी म्यूजिकल क्वालिटी के साथ ये एक पोएम है। टाइप्स ऑफ बैलेड, फोल्क और ट्रेडिशनल बैलेड, लिटरेरी बैलेड, मॉडर्न बैलेड। बस इतना ही बहुत है, समरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। Ballad is always impersonal in nature. It's never represent personality of the poet. Its language is simple. इसकी लैंग्वेज बहुत ही सरल होती है। It is a song that tell a story. यह सॉन्ग होता है जो स्टोरी बताता है। It concentrate, ये फोकस करता है on the single episode. It has really moral, ये मुश्किल से ही मोरल होता है। The theme is often tragic and sad. इसकी जो विषय वस्तु थीम होती है वो हमेशा ट्रेजिक और सैड ही होती है। Simplicity is the main quality of ballad. इट इज नरेटिव पोएम, नरेटिव वर्णात्मक पोएम होती है। इट हैज अ सरप्राइजिंग एंडिंग, इसकी क्या होती है? सरप्राइजिंग एंडिंग होती है। अब हम चलते हैं लिरिक। व्हाट इज लिरिक? द वर्ड लिरिक हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम, एक शॉर्ट पोएम होती है विच एक्सप्रेसेस द पर्सनल मूड, जो एक्सप्रेस करती है पर्सनल मूड एंड फीलिंग को। इन द पोइट पर्सनल थॉट, पोइट्स के पर्सनल थॉट को, इमोशंस को, एंड एक्सप्रेशन इन अ पर्सनल एंड म्यूजिकल वे, पर्सनल म्यूजिकल वे में इट गिव एक्सप्रेशन टू अ सिंगल इमोशंस और फीलिंग ऑफ द पोइट, एक्सप्रेस करती है सिंगल इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ द पोइट की। अब हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिरिक्स। इट इज अ शॉर्ट पोएम, ये शॉर्ट पोएम होती है डीलिंग विद द पोइट सिंगल इमोशंस। इट इज सब्जेक्टिव पोएम, इट इज शॉर्ट, इट इज musical device, it is not narrative poem, it is a well organized poem. It is the characteristics of lyric. Now we are going to discussed about what is the dramatic monologue. A dramatic monologue is a long speech by a single person. एक long speech होती है जो single person द्वारा दी जाती है। The term monologue is made of two Greek word. Term monologue दो Greek word से मिलकर बना है, monos and logos. Monos means one and logos mean a speech. Hence a monologue is a compositions intended to be spoken by one person. मतलब ये इंटेंट जोर देता है सिर्फ केवल एक ही पर्सन द्वारा बोली जाती है। इसमें पहले बता दी गई है कि एक स्पीच होती है जो सिंगल पर्सन द्वारा दी जाती है और इसके वर्ड से भी यही पता लगता है जो फोकस करती है टू बी स्पोकन बाय अ सिंगल पर्सन। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ ड्रामेटिक स्पीच, एक ड्रामेटिक स्पीच होती है इन द फॉर्म ऑफ पोएटिक लिरिक, पोएटिक लिरिक की फॉर्म में होती है ये। इट इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें इन इट अदर वर्ड, इन इट अदर वर्ड, थोड़ा मिस्टेक हो गई है।
इन इट अदर वर्ड आएगा इसका। In its other words, it is a perfect mixture of dramatic poetry. It is spoken by only one person. ये स्पोकन बोली जाती है केवल एक ही पर्सन के लिए। इसकी मेन फीचर यही है कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग एक स्पीच होती है जो सिंगल पर्सन द्वारा गाई जाती है, बोली जाती है। एग्जाम्पल, यूसेल्स बाय टेनिसंस, द लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। A speaker is single person who is not a poet. स्पीकर जो होता है वो सिंगल पर्सन होता है, बट ध्यान देने की बात है वो पोइट नहीं होता है। The second characteristic is the rhyme scheme is not important in dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग में राइमिंग स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं होती है। The dramatic monologue characters believe in God. ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टर गॉड में विश्वास रखते हैं। The subject of monologue self revelation. वे अपने आप को उजागर करते हैं, अपनी वो रहती है। अब हम करते हैं एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिगरी, सॉरी, ये एलिगरी है, मैं एलिजी पे पढ़ी हूँ, ये एलिगरी है। व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी क्या होती है? मतलब एलिगरी वो होती है, वो एक पर्सन वो कहना तो मतलब कहते तो कुछ और है पर लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। एलिगरी वही है। इसका फेमस एग्जांपल आपको फोर्थ फिफ्थ सेम में है, एलिगरी ऑफ द केव, बहुत बाय प्लेटो। ये प्लेटो द्वारा लिखी गई एलिगरी है, चाहे आप इसका एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एलिगरी है, आप फिफ्थ सेम में पढ़ेंगे। शुरुआत में तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, बट लेकिन आप फिर बाद में समझ जाएंगे ध्यान से पढ़ने पर। बहुत ही अलग ही है उसमें, मतलब पोइट बताना तो चाहता है एजुकेशन के बारे में, बट वो बताता है कि उसमें कोई होता है, मतलब कुछ प्रिजनर्स होते हैं, चेंड कैद होते हैं गुफा में, उन्होंने कुछ और नहीं देखा होता है ना, उसके बारे में समथिंग वो कुछ है, मैंने पढ़ रखी है। अगर मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बताऊंगी तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मुझे वीडियो लॉन्ग करनी नहीं है। तो आगे हम एलिजी के बारे में अपनी टॉपिक पॉइंट पे ही आते हैं, क्या एलिजी होती है। The word allegory has been derived from the Greek language allos. Allos का मतलब होता है other and agorius mean speaking. This way from Greek meaning it's mean speaker in other term. देखो यही कह रहा है कि वो speak in other term, मतलब कुछ और बोलना चाह रहा है, कहता तो कुछ और, उसका मतलब कुछ और होता है। यही allegory होती है। It is a way of representing thought and expressions through image. यह एक रास्ता होता है रिप्रेजेंट करने का, दो thought and expressions दो। It is a way of representing thought and experience through image. Thought and experience को एक्सप्रेस करना होता है इमेज के जरिए। By words allegory, by the words, मतलब allegory रिप्रेजेंट करती है हमारे थॉट्स को, एक्सपीरियंस को, इसके जरिए, इमेज और वर्ड के जरिए। Allegory comes from the Latin word allegoria, meaning speaking to imply something else, or allegory is a simple story that represents a larger point about society of human natures. Allegory is used in written to express large, sometimes abstract idea or comment on the society. Allegory is literally devices are used to convey complex ideas which has something hidden meaning. इसके लिए कुछ hidden meaning होता है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको एलिगरी चीजें जाननी है तो आप एलिगरी ऑफ द केव देख सकते हैं, वो इसका फेमस एग्जांपल है जिसमें आपको दिखाना है द एलिगरी ऑफ द केव, एलिगरी ऑफ द केव। चाहिए तो आप इसमें ये एग्जांपल भी दे सकते हैं या आप इस वीडियो के बाद उसके उसे भी देख सकते हैं। प्लेटो ये भी मतलब बहुत अच्छी एलिगरी है, मैंने देखी थी, समझ आएगी आपको, आप भी देखेंगे उसे पढ़ के उस वीडियो को देखा था, एकदम कुछ हमारी क्या एलिगरी होती है, एलिगरी होती है। एलिगरी का मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताएं कि एलिगरी मतलब वो होता है जो कहना तो कुछ नहीं होता है, मतलब कहते तो कुछ और होता है, उसका मीनिंग कुछ और ही होता है। ये सिंपल मीनिंग है एलिगरी का। तो ये वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद है